सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक है। और मैं भी फर्स्ट क्लास। तो शुरू करें आज का क्लास। देखो तो भाई, कहानी ऐसा था, कल कल हम इग्नियस रॉक के बारे में पढ़े थे, ठीक है। जिसको हम दो बेसिस पे डिवाइड किए थे। पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। दूसरा था हमारा प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल चेंज को देख के हम तीन टाइप में डिवाइड किए थे। एक तो था बेसिक, दूसरा था इंटरमीडिएट, और तीसरा था हमारा क्या था, मेफिक, ठीक है। फिर फेल्सिक हमारा एसिडिक था, इंटरमीडिएट बीच वाला था, और ये था बेसिक। और एसिडिक बेसिक किस बेसिस पे हम कहते थे, सिलिका की कंटेंट ये 65% से ऊपर, ठीक है। इंटरमीडिएट में 50 से 55% मान लो, बेसिक में 50% से नीचे 40% मान लो, ठीक है। और इस वजह से इसका जो फ्लो था ये था स्लो, तो कूलिंग भी इसका स्लो था, ठीक है। जिसके वजह से इधर नेचर था क्रिस्टलाइन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम देखे थे ग्रेनाइट, ठीक है। अब इधर हमको मिल गया था, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो फ्लो होगा ये फास्ट होगा, और फिर कूलिंग इसका फास्ट होगा, तो इधर लेस क्रिस्टलाइन होगा। और हमें इसका एग्जाम्पल देखे थे बासाल्ट, ठीक है। और इसमें हम डायोराइट अंडेसाइट देखे थे, ठीक है। क्लियर है इतना। अब प्लेस ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से हम दो तरह के पहले डिवाइड किए, एक्सट्रूसिव फिर इंट्रूसिव, ठीक है। अब एक्सट्रूसिव जो बाहर देखने को हमें मिल जाता था, ठीक है, बसाल्ट ले लो, ठीक है, रायोलाइट ले लो। और इंट्रूसिव में हम देखे थे ये दो तरह का था, एक तो था हाइपाविजल जो कि शैलो डेप्थ वाला, और दूसरा था हमारा प्लूटोनिक जो कि हमारा डीप डेप्थ का है, ठीक है। इतना था हमारा। फिर ये शैलो डेप्थ में सारा सील डाइक ये सब आ जाता था, और डीप डीप डेप्थ में हम देख रहे थे ग्रेनाइट को, ठीक है। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़े। आज हम देखेंगे, मजा नहीं आ रहा है क्या, आ तो रहा होगा। आज हम देखेंगे आगे वाला रॉक जो कि है हमारा सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। क्लियर है। अब देखो हम जाएंगे सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है, इतना क्लियर है। सेडिमेंटरी रॉक में पहले तो एक काम करो, एक तुम पत्थर ले लो, ठीक है, जो कि है तुम्हारा इग्नियस रॉक, ठीक है, ठीक है। इसको ले लिया तुम। अब देखो मैं इधर क्या किया, दिन कर दिया, क्या कर दिया, दिन कर दिया। अब इधर सूरज आ गया, क्या आ गया, सूरज आ गया। अब इसका ना जो सनलाइट है ये इसके ऊपर दिन में पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका सरफेस में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जब इसका सरफेस में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके ये क्या कैरी करता है, मिनरल्स कैरी करता है। इसके अंदर जो मिनरल्स हैं तो उस मिनरल्स का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमें ये पता है कि मिनरल्स का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या करता है, एक्सपैंड होता है। क्या करेगा, ये एक्सपैंड करेगा। इसके अंदर जो खनिज है वो एक्सपैंड करने लगेंगे जेहेतु टेम्परेचर बढ़ गया, समझ गए। तो ये एक्सपैंड करने लगा। मान लो कि रात हो गया,
अब रात पे क्या होगा, ये टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये पहले क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, फिर बाद में कंप्रेस हो गया। समझ गए। तो मान लो कि 100 साल बाद जो ये पत्थर तुम देख रहे थे पहले, 100 साल बाद वही पत्थर देखोगे क्या सेम, वो इरोड हो गया होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, हर रोज अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, क्रैक्स आने लगेगा। समझ रहे हो, इसके इसमें क्रैक्स आने लगेगा। मान लो कि ये टेम्परेचर वाली बात छोड़ गया, अब देखो मान लो ये हो गया क्लाउड्स और मैं इधर बारिश करा दिया। ठीक है, मैं इधर बारिश करा दिया, इसके वजह से भी कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा, इसके वजह से भी कुछ ना कुछ फोर्स पड़ेगा। इधर से मैं हवा चला दिया मान लो, ठीक है, इधर से मैं हवा चला दिया, तो ये जितने फोर्सेस इधर काम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, ये बाहर जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोल देते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। समझ गए, बाहर जितना फोर्स लगता है उसको हम बोल देते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। अब इस एक्सोजेनिक फोर्स के कारण इधर क्या हो रहा है, रॉक में क्या हो रहा है, रॉक में क्रैक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, क्रैक्स आ रहा है। तो ये क्रैक्स आने को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। क्या बोलते हैं हम, वेदरिंग। समझ गए, ये है हमारा पहला टर्म वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, ये सारा कुछ जो भी क्रैक्स आ रहा है किस वजह से आ रहा है, वेदर मैटर करता नहीं, वेदर की वजह से। तो इसको उसी वेदर से हम नाम याद रख लेंगे कि वेदरिंग। तो ये जो क्रैक्स आ गया इसको हम बोल दिए वेदरिंग। तो इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, अब ये जिस पोजीशन में टूट गया, मान लो कि ये पत्थर में से कोई छोटा सा हिस्सा टूट गया, सेडिमेंट टूट गया, तो वो जो टूटा हुआ पोर्शन वो पहले जिधर था उधर थोड़ी ना रहेगा, हवा चल रहा है, पानी बारिश हो रहा है, तो उसका पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगा। तो उसका जो पोजीशन चेंज हो जाता है, अपने खुद की प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है वो, उसको हम बोल दिए इरोजन। समझ गए, उसको हम बोल दिए इरोजन। ये है तुम्हारा दूसरा टर्म। ठीक है, पहले वेदरिंग हो गया, जो क्रैक्स आ गया उसको बोल दिया हम वेदरिंग। अब इरोजन किसको बोल दिया, उसका जो खुद का प्लेस था वो चेंज हो गया, तो उसको बोल दिया हम इरोजन। अब मान लो कि यहां से एक नदी बह रहा है, ठीक है, यहां से एक नदी बह रहा है। अब नदी तो बह रहा है, ठीक है, अब नदी तो बह रहा है, तो क्या होगा, ये जो इरोड वाला पार्ट है वो बहते हुए इधर तक आ जाएगा, दूर चला जाएगा, बहुत दूर तक आ जाएगा। तो वो दूर जाने पर लंबी दूरी पर जो चला जाता है उसको हम बोल दिए ट्रांसपोर्टेशन। समझ गए, उसको हम बोल दिए ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उससे याद रह गया हमारा तीसरा टर्म है ट्रांसपोर्टेशन। अब पहले वेदरिंग हो गया, ये धूप हो रहा है, बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, इसकी वजह से वेदरिंग हो गया। अब वेदरिंग होने के बाद, वेदरिंग मतलब क्रैक्स आ गया। अब क्रैक्स आने के बाद इरोजन हुआ। इरोजन क्या हुआ, अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया, तो इसको बोल दिया हम इरोजन। फिर वो जो सेडिमेंट्स था, वो जो इरोड वाला पार्ट था वो दूर तक चला गया हवा की वजह से, पानी की वजह से, तो उसको बोल दिया हम ट्रांसपोर्टेशन। अब चौथा क्या होगा, अब ये तो आ गया लेकिन इधर तो कहीं ना कहीं पे तो जमा होगा ना नीचे। ठीक है, ये जमा हो गया, इधर डिपोजिट हो गया। समझ गए, इधर क्या हो गया, बहते हुए आया, इधर कहीं ना कहीं पे डिपोजिट हो गया। तो चौथा टर्म है हमारा डिपोजिशन। समझ में आ रहा है, ठीक है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। समझ गए। अब ये चारों का अगर मैं मिला दूं और एक टर्म दे दूं, इसको मैं बोल दूंगा डेन्यूडेशन। समझ गए, इसको मैं बोल दूंगा डेन्यूडेशन। इतना क्लियर है। अब देखो, अब ये है कि डेन्यूडेशन हो गया हमारा, ये आगे इधर जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब धीरे धीरे लेयर बाय लेयर इसके ऊपर जमा होता रहेगा। समझ गए, इसके ऊपर जमा होता रहेगा। जब इसके ऊपर जमा होता रहेगा तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो प्रेशर आएगा तो क्या होगा, ये सीमेंटेड हो जाएगा। सीमेंटेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉम्पैक्शन या फिर लिथिफिकेशन। समझ गए, लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन क्या है, ये आके जब डेन्यूडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था उसके बाद ये हजारों साल बाद, 100 साल बाद ये जमा होते 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 इसके ऊपर प्रेशर आते आते ये एकदम चट्टान में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर आते आते ये एकदम से चट्टान में कन्वर्ट हो गया, और ये लिथिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन, और ये फॉर्मेशन कर दिया किसका, ये फॉर्मेशन कर दिया सेडिमेंटरी रॉक का। समझ गए, ये फॉर्मेशन कर दिया सेडिमेंटरी रॉक का। समझ में आ गया, क्लियर है इतना। अब पहले क्या हुआ, इसमें क्रैक्स आ गया। अगर तुम बोलोगे कि ग्लेशियर रीजन में कैसे होता है, मान लो कि ग्लेशियर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्लेशियर रीजन में मान लो ये ले लो, ये चट्टान है, ग्लेशियर रीजन है, तो दिन में धूप आ गया, ठीक है, दिन में धूप आ गया तो ऊपर की जो लेयर है, जो बर्फ है, वो पिघल जाएगा। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होंगे उसके अंदर चला जाएगा पानी, पोर्स के अंदर चला गया। फिर रात को जब ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उस पोर्स में तो पानी था, वो पानी जमने लगेगा, वो पानी फिर से बर्फ में कन्वर्ट होने लगेगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। तो पोर्स के अंदर जब फ्रीजिंग होगा, वो क्या करेगा, वो क्रैक्स ले आएगा। समझ गए। तो पहले हमारा प्रोसेस हो गया वेदरिंग, फिर इरोजन, इरोजन मतलब उसके खुद के प्लेस से डिस्प्लेस हो गया था वो, फिर ट्रांसपोर्टेशन, दूर तक चला गया हवा की वजह से, पानी की वजह से, फिर डिपोजिशन, डिपोजिट होने लगा लेयर बाय लेयर, फिर उसके बाद सीमेंटेशन या फिर लिथिफिकेशन हम जिसको बोलते हैं, जो कि प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से जो कि क्या हुआ, धीरे धीरे सीमेंटेड होने लगा, चट्टान में कन्वर्ट होने लगा, उसको हम बोल दिया लिथिफिकेशन। तो ऐसे बन गया हमारा सेडिमेंटरी रॉक। अब तुम खुद से बोलो, इसमें लेयर बाय लेयर आएगा कि नहीं आएगा, चट्टान में, इस रॉक में लेयर्स आएगा कि नहीं आएगा, लेयर्स आएगा। और इसमें अगर हम देखेंगे, ये मान लो कि जो मिनरल्स था इसमें इरोड होकर वो आया, आज कंपैरिजन टू इग्नियस रॉक, इसमें उतना क्वांटिटी का मिल पाएगा क्या, मिनरल्स नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा, मिलेगा तो जरूर लेकिन कम मिलेगा। समझ गए। अब देखो, ये हो गया एक बात। अब दूसरे, समुद्र में मान लो कि कोई फॉसिल्स जमा हो गया, उसके ऊपर कीचड़, मिट्टी, धूल, राकण ये जमा होता रहा, फिर भी वो 100 साल बाद धीरे धीरे एकदम से लिथिफिकेशन होके वो भी चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फॉसिल्स भी कैरी करेगा। समझ गए। तो जैसे हम इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो सैंडस्टोन देख लो, धीरे धीरे रेत जमा होते हुए स्टोन में कन्वर्ट हो गया, रॉक में कन्वर्ट हो गया। सैंडस्टोन ले लो, कोयला ले लो, कोल ले लो, कोल में क्या है, ये हमें पढ़े हैं कि पेड़ पौधे, जीवाश्म जो था वो 100 हजारों सालों से दबे हुए, फिर ये कोल में कन्वर्ट हो गया, कोल। लाइमस्टोन ले लो, ठीक है, सेल ले लो, ये सब। अब देखो, पिक्चर दिखा देता हूं मैं। अब देखो, ये है तुम्हारा सेडिमेंटरी रॉक, ये सैंडस्टोन देख लो, रेत जमा होते हुए। सेल, सेल क्या होता है, सेल ये है कि जैसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, जो कि जीवाश्म से मतलब समुद्र के नीचे जीवाश्म से जो लिक्विड फॉर्म में रह जाता है, उसको हम क्रूड ऑयल बोल दिए, जो सॉलिड फॉर्म में आ गया उसको हम सेल बोल दिए। क्ले स्टोन, क्ले, मिट्टी वगैरह जमा हो गए। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट देखो, कॉन्ग्लोमरेट ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पत्थर इधर उधर जुड़ गए आपस में, इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है मैं उसको राउंड कर दे रहा हूँ, उसको जरूर याद रखना। ठीक है, क्ले स्टोन याद रखना, सेल याद रखना, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, चौक, लाइमस्टोन, ठीक है, कोल ले लो, डोलोमाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब याद रखना। क्लियर है इतना। अब हम अगर देखेंगे, ठीक है, अब मान लो कि हम इधर लिख देते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं सेडिमेंटरी रॉक। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, इग्नियस रॉक को अगर हम बोलेंगे ये है प्राइमरी रॉक, और ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। दूसरा चीज, ठीक है, इसमें इग्नियस रॉक में मिनरल्स क्या होगा, रिच इन मिनरल्स होगा, इसमें लेस मिनरल्स होगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे क्रिस्टलाइन नेचर आएगा, इसमें क्रिस्टलाइन नहीं आएगा। इसमें अगर हम लेयर्स की बात करें, लेयर्स नहीं आएगा, इसमें लेयर्स आएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, ये हार्ड होगा, बहुत सख्त होगा, ये आज कंपैरिजन टू इग्नियस रॉक ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। ठीक है, और अगर हम देखें और क्या हो सकता है,
इसमें फॉसिल्स नहीं रहेगा, नो फॉसिल्स। इसमें आ जाएगा फॉसिल्स। समझ गए? कितना क्लियर है? आ जाएगा ना डिफरेंशिएशन। ठीक है। और इसको प्राइमरी हम बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली लावा से बन जाता है। ये सेकेंडरी दूसरे रॉक से टूटे उटे ये सब जुड़ जाड़ के बनता है। इसका एग्जांपल हम अगर लेंगे तो ग्रेनाइट, ठीक है, और बसाल्ट, और रायोलाइट, और एंडेसाइट। ठीक है। इसका अगर एग्जांपल लेंगे, अभी पढ़े हैं कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, चॉक, सेल, ठीक है, और क्या लेंगे, डोलोमाइट। ठीक है। समझ गए? इतना क्लियर है? आ जाएगा। अब देखो सेडिमेंटर में क्या था, पहले वेदरिंग हो गया, ठीक है, पहले क्या हो गया, वेदरिंग हो गया, फिर इरोजन हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर उसके बाद डिपोजिशन हो गया। और इन चारों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन चारों को डेन्यूडेशन। ठीक है, डेन्यूडेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर सीमेंटेशन हो जाएगा या फिर लिथिफिकेशन हो जाएगा, जो कि फॉर्मेशन कर देगा सेडिमेंटरी रॉक को। समझ में आ गया? और वेदरिंग किस वजह से हो रहा है? वेदरिंग हो रहा है जो हमारा एक्सोजेनिक फोर्स है उसके वजह से हमारा वेदरिंग हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही करें? नहीं नहीं, और एक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है, चलो और एक पॉइंट। तुम्हें याद है हम पढ़े थे कल ग्याब्रो? तो ये क्या था, जो हमारा बेसिक लावा निकला था, ठीक है, वो बाहर आ जाता था जल्दी, बेसिक लावा तो बाहर आके ठंडा हो जाता था, ठीक है, जो कि हमारा फॉर्मेशन कर देता था बसाल्ट। ठीक है। और जो बेसिक लावा अंदर रह गया, बाहर नहीं आ पाया, ठीक है, जमीन के अंदर बहुत डीप में रह गया, बाहर नहीं आ पाया, अंदर धीरे धीरे उसको टाइम लगा ठंडा होने के लिए, फिर उसमें थोड़ा सा क्रिस्टलाइन नेचर आ गया, ठीक है, और जिसको हम बोल दिए गाब्रो। ठीक है, जिसको हम बोल दिए गाब्रो। ठीक उसी तरह मान लो कि कोई एसिडिक लावा विस्फोट की वजह से बाहर आ गया, ठीक है, एसिडिक लावा जब अंदर ठंडा होता था क्या बनता था, ग्रेनाइट। ठीक है, अंदर बनता था ठंडा हो गया तो ग्रेनाइट। अब मान लो कि एसिडिक लावा विस्फोट की वजह से क्या हो गया, बाहर आ गया, और बाहर जल्दी ठंडा हो गया, तो इसका क्रिस्टलाइन नेचर थोड़ा कम हो जाएगा, लेस क्रिस्टलाइन हो जाएगा। समझ गए? और इसको हम बोल दिए ऑब्सिडियन। क्लियर है इतना? इसको हम बोल दिए ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन और गैब्रो, याद याद रहेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा एसिडिक लावा नीचे ही रहेगा, विस्फोट की वजह से बाहर आ सकता है, या फिर जरूरी नहीं है कि बेसिक लावा बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आज के लिए इतना ही करें, ठीक है, मजे से रहो, खाओ पियो। थैंक यू।